हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फैराडे फर्स्ट लॉ। इसके पिछले जो लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी चीज़ों का ग्रहण किया था बच्चों। हमने वहाँ क्या क्या सीखा था आप मेरे को बता सकते हो ज़रा? मैंने बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था और इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में बताया था और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में आपको मैंने सारी चीज़ जो भी है वो सारी 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना मत बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी यूनिट है। क्लास 12th की CBSE जो हमारा बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, 3-4 वीडियो और बनेगी, फिर हमारा जो टॉपिक है वो मतलब यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें मतलब मीन्स आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिक चीज़ें। आप मेरे को एक चीज़ बताओ फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो कितना होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप सभी को पता है। 1.6 × 10⁻⁹ कोलॉम्स होता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ओके, ये तो हमें पता था। अब मैं आपको कह दूं कि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। अब मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, किसके इक्वल होगा? 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, यहाँ क्या आ गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ गया। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ गया। कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे पढ़ते थे बच्चों? Na से पढ़ते थे। Na मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, Na किसके इक्वल होता था बच्चों? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके इक्वल होता था। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतना है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 × 10⁻⁹ कोलॉम्स। ठीक है, तो एवरेज जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो 96500 कोलॉम। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब ये वैल्यू किसकी होती थी? आप सभी को पता है ये वैल्यू होती थी बच्चों हमारी फैराडे की वैल्यू होती थी 96500। ठीक है, अब क्या होगा? ये किसके इक्वल हो गया बच्चों? ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको कह सकते हैं कि 6.22 × 10⁻23। ये किसके इक्वल हो गया? 96500 कोलॉम। और इजिकल टू हमारा किसकी वैल्यू होती थी? ये फैराडे की वैल्यू होती थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ सिखाई थी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर मैंने 2 चीज़ को एक्सप्लेन किया था। वो 2 चीज़ कौन सी है बच्चों? फर्स्ट जो था बच्चों वो तो हमारा क्या था कि कोई भी गैस हो वो कैसे रिलीज़ होती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट हमारी क्या थी, जो हमारी गैस थी ना वो कैसे रिलीज़ होती है। ओके, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक के ज़रिए। और सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा मेटल हमारा कैसे डिपॉजिट होता था। मेटल हमारा कैसे डिपॉजिट होता था। ये 2 चीज़ मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब क्या होगा कि गैस रिलीज़ कैसे होती है, मेटल डिपोज कैसे होता है, ये तो हमने पता लगा लिया था। अब इसका चार्ज कितना होगा? अब इन दोनों का चार्ज कितना होगा वो हमें कौन बताएगा? फैराडे फर्स्ट लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ बताएगा हमें
ठीक है। फर्स्ट लॉ बताएगा कैसे, उसकी क्वांटिटी जो होगी ना उससे हमें पता चलेगा। हमें फैराडे फर्स्ट लॉ क्या सिखाता था, कोई भी क्वांटिटी चेक करने के लिए कि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, कि क्वांटिटी के ज़रिए हम यह पता लगा सकते हैं कि इसका चार्ज कितना आया है, ठीक है, इसका चार्ज कितना आया है। नाउ देन बच्चों, जो भी हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना, उसकी मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चों हम अब क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस को हम कैसे रियलाइज़ करेंगे, कैसे हम लिख सकेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे हम फैराडे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल के अनुसार, ठीक है। तो नाउ बच्चों हमारा जो डेफिनेशंस बनेगी वो बनेगी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज़, मतलब कोई भी यहाँ गैस कैसे रिलीज़ होगी या कितने अमाउंट में ये डिपॉजिट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टू डायरेक्टली टू द चार्ज, मतलब क्या हो, यहाँ हम करंट को अप्लाई नहीं करेंगे, करंट को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ हम अब पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और रिलीज़ को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। जो इसका फॉर्मूला बना है बच्चों वो क्या है, डब्ल्यू डायरेक्टली क्यू, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स को हटाना चाहूँ तो क्या होगा कि W इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है, इसको मैंने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप पूछोगे जेड क्या है, जेड है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स। क्या है, इक्विवेलेंट, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको बाद में अगर आप देखो आपको पता चल जाए कि क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ओके। तो आप कहोगे हमें तो इक्विवेलेंट पता ही नहीं सर क्या होता है। हालांकि मैंने आपको सॉल्यूशंस की यूनिट में आपको एक्सप्लेन किया था, तो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या है कि Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। 96500 को हम किससे डिनोट करते थे, फैराडे से डिनोट करते थे, ठीक है, ओके। इतना एक्सप्लेन हो गया। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे डिनोट करेंगे कि Z इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, ठीक है, या हमारा एटॉमिक बेस पे फॉर्मूला न्यूमेरिकल होगा तो हम यहाँ बच्चों एटॉमिक मोलिकुलर भी लिख सकते हैं, अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई n। n मीन्स मतलब n फैक्टर हम जिसको बोलते थे पहले, ठीक है, n फैक्टर कोई भी होता है, इसके न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे रखा होगा n फैक्टर, ठीक है। तो एक छोटी सी जगह में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Z इज इक्वल टू होता है हमारा इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो या इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो, अपॉन में 96500, ओके, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या हो गया कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट मास है, हमारा जो भी इक्विवेलेंट मास होगा इज इक्वल टू कैसा फॉर्मूला बनेगा, चाहे वो आपका एटॉमिक मास हो या मोलिकुलर मास आपको दे रखा हो, अपॉन में n फैक्टर, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम कोई भी फैराडे एक्सप्लेन करने के लिए इस फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ेगी कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो फैराडे है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ना बच्चों मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे गैस से रिलीज़ होगा या उसके मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो नाउ बच्चों मेरे पास एक सोडियम है, क्या है, मेरे पास एक सोडियम है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सॉलिड बना देता है, ठीक है, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में रिलीज़ होगा, ओके।
अब नाउ दैट बच्चों इसके पास भी 1 मोल है, ठीक है। अब इसके पास भी 1 मोल है, इसके पास कितना होगा? एक्चुअली आपको सभी को पता है इसके पास भी 1 है, इसको पास भी 1 है। जब ये रिलीज़ कराएगा अपने 1 मोल को तो यहाँ भी बच्चों क्या हो जाएगा? 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको सभी को पता है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या पता है आपको? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है कितनी होती थी? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो बच्चों 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होती थी। ओके, ये भी आपको पता है, ठीक है। नाउ दैट बच्चों कि जो भी हमारा, और यहाँ है बच्चों 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता था पता है? मोलिकुलर मास इन ए ग्राम, इसको हम प्रोड्यूस देते थे, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या निकालना है? मोलिकुलर मास इन ग्राम है, तो इसको हमें क्या करना है? ये तो एक आइटम है, तो आइटम सोडियम कितना है? 23 ग्राम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके इक्वल होता है? 96500 कोलोम्स के इक्वल होता है, मतलब फैराडे के इक्वल होता है। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि 1 कोलोम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स अपॉन में 96500, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? एटॉमिक मास अपॉन में 96500, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स होता था उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है? उसका फॉर्मूला ये होता था कि W इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। तो यहाँ हम जेड को बाहर रख देंगे तो W अपॉन में क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्यू क्या है बच्चों? क्वांटिटी, मतलब 23 एक क्वांटिटी है, किसकी? सोडियम की, ओके। और क्यू क्या है? यहाँ एक चार्ज है, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज लगा होगा, ठीक है। ये हमारा चार्ज हो गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब आप पूछोगे कि सर इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स तो मास होता है, यहाँ तो हमारा एटॉमिक मास है, ये फॉर्मूला कैसे लग गया? है ना, ये आपको बात चुभ गई। एक केस तो बच्चों हमारा ये हो गया, सेकंड केस भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। इतना आपको एक्सप्लेन हुआ। केस से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ बच्चों जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल था? 23 ग्राम्स के इक्वल था, ठीक है। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया था, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ठीक है। तो इसका सेकंड जो मेथड है ना, वो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो एल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है, मतलब 3 मोल्स हो गए इसके इक्वल, ठीक है। तो 3 मोल्स किसके इक्वल है? 1 मोल के ऊपर इक्वल है, तो एल्यूमिनियम 27 ग्राम होता है, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। तो मैं आपको कह देता हूँ कि 1 कोलियम इज इक्वल टू 27 ग्राम अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई 3 में क्यों लिखा? क्योंकि इसके तो 3 मोल है, 3 मोल के इक्वल क्या है हमारा? 1 मोल इक्वल है, ओके। तो यहाँ जो 3 है बच्चों वो क्या लग गया हमारा? एन फैक्टर को प्रोड्यूस कर दिया मैंने, यहाँ क्या प्रोड्यूस कर दिया? इसके एन फैक्टर को, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, जो भी कितने में एक से ज़्यादा जो भी होंगे तो एन फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो नथिंग बट एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेसिपिटेटिंग इन ए रिएक्शन, प्रेसिपिटेटिंग इन ए रिएक्शन, ये आप बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो बच्चों हमारा एटॉमिक मास और हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल होगा? एन फैक्टर अपॉन में एन फैक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों? वो होगा हमारा इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रोड्यूस कर दिया। एन फैक्टर का
एग्जाम्पल नोमेरिकल लेके मैंने आपको समझाना था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तो केवल 1 मोल के इक्वल 1 मोल था, तो यहाँ बच्चों हमारा क्या है 3 मोल्स के इक्वल क्या है हमारा 1 मोल इक्वल प्रोड्यूस किया गया है। इतना आपको क्लियर हुआ? तो इतना आपको क्लियर हुआ तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या है कि Z इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन में हमारा एटॉमिक मास अपॉन में n फैक्टर मल्टीप्लाई 96500। ठीक है, तो अब इसका चार्ज कैसे निकालेंगे हम? चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, मतलब कितने टाइम पर ये चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाई टाइम T। हम I को बच्चों A से लिख सकते हैं और T को हम सेकंड के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है उसको हम एक नए रूप से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो Z यहाँ क्या था हमारा इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंस था। तो इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंस क्या है, मतलब कितने अमाउंट पर कितने मोल्स के ऊपर मतलब कितने करंट फ्लो होगा। इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब बताया मैंने कि 1 मोल्स के इक्वल कितना ग्राम होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर बताए मैंने आपको कि 1 मोल्स के इक्वल 1 मोल प्रोड्यूस किया गया और 3 मोल्स के इक्वल 1 मोल्स को प्रोड्यूस किया, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला को अप्लाई किया गया। ठीक है, और यहाँ हमारा I मतलब कितने करंट में फ़्लो किया गया और T मतलब टाइम, कितने टाइम तक वो चार्ज फ्लो करता रहा। ठीक है, तो हमें बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या क्या सीखा है कि हमारा जो गैस कैसे रिलीजिंग होगी, मेटल कैसे डिपॉजिट होगा और जो हमारा चार्ज है वो कितने करंट फ्लो करेगा, कितने टाइम तक करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? हम अब कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। हमें तो बस यह पता करना है कि जो हमारी गैस है वो कितने करंट या कितने टाइम में रिलीज़ होगी, जो भी हमारा मेटल होगा वो कितने टाइम या कितने करंट के अनुसार डिपॉजिट होगा। ओके, इतना आपको एक्सप्लेन हुआ। यहाँ बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, न्यूमेरिकल लिख दिया है फैराडे फर्स्ट लॉ कि हम उसको जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है कि इफ़ 1.5 एम्पेयर करंट इज़ पास्ड फॉर 10 मिनट्स, मतलब जो भी हमारा 1.5 एम्पेयर करंट है वो कितने टाइम के लिए पास करता है, ओनली 10 टाइम के लिए वो पास करता है। थ्रो ए कॉपर सल्फेट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिट, मतलब हमें यहाँ कॉपर की क्वांटिटी चेक करनी है, कॉपर का डिपॉजिट कितना हुआ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम को पता है कि कॉपर को हम डाई पॉजिटिव के अनुसार लिखते हैं। तो डाई पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तब जाके ये हमारा कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये हमारा एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अंदर 2 मोल्स होंगे। 2 मोल्स में कितने इक्वल होगा, 1 मोल्स के इक्वल होगा कॉपर। आप सभी को पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर 63 होता है। ठीक है, इतना आपको सभी को पता है। तो यहाँ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 96500, ये इसको शो करेगा। तो जो हमारा Z है वो 63 अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई 2, तो कितना बन गया ये 31.5 96500। ओके, ये हमारा Z निकल के आया है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था कि W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। यहाँ बच्चों टाइम है, मतलब सेकंड में हमने प्रोवाइड करना है और यहाँ कितना दे रखा है 10 टाइम है। तो 10 टाइम है तो हमें इसको सेकंड में कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड होते हैं तो कितना हो गया 600 सेकंड हो गया। ओके, तो W इज इक्वल टू Z हमें निकाल दिया है 30.5 96500। ठीक है, हमारा एम्पियर कितना है 1.5 है,
मल्टीप्लाई हमारा टाइम कितना आया है 60 सेकंड निकल के आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल बेटर लगती है हमें। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वेशंस निकल के आया है वो 30.5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 965। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.2937 ग्राम आया है, मतलब कॉपर इतना ग्राम डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इतना ग्राम डिपॉजिट करने के बाद जो भी हमारा कॉपर सल्फेट बनेगा वो हमारे आगे आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आऊँगा, इसका सेकंड पार्ट है फैराडे सेकंड लॉ, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, शेयर करना भी मत भूलना, शेयर करोगे ताकि आपको आगे अपने दोस्तों को हेल्प मिल सके काफ़ी मेरी वीडियो से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि सभी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले आसानी से, इजी मेथड के अनुसार। केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। थैंक यू बच्चों।